Hello students, good morning. Welcome you to our YouTube channel Mother Shakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. We continuously read chapter number 1, The French Revolution. In previous video, we all discuss about the conditions of women before the French Revolution and the condition of women after the French Revolution. But today we will discuss about a small topic, the effect of the French Revolution. है ना? अगर कहीं पे भी कोई क्रांति होती है किसी भी देश में या किसी भी राज्य में, अगर कोई क्रांति होती है, कोई रिवॉल्यूशन होती है ना, तो उस क्रांति के खत्म होने के बाद आफ्टर द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन द रेवोल्यूशन इफेक्ट मेनी टाइप्स, है ना। यानी कि जब कहीं भी कोई रेवोल्यूशन खत्म होती है तो रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद क्या होता है कि उस क्रांति की वजह से या उस क्रांति के बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डेली लाइफ पे पड़ता ही है ना। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रभाव है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद फ्रांस में डेवलप हुआ। यानी कि हम पढ़ेंगे आज द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या था, है ना। जैसा कि फ्रांस की जब क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति होने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस क्या हुआ, मोनार्ची शासन से बाहर निकल करके एक रिपब्लिक या हम ये कहें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इसने अपने पूरे बल पर, है ना, या अपने देश के नागरिकों के दम पर जो इसने अपने देश को रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की, उसने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फ्रांस को एक अलग ही मोड़ पे खड़ा कर दिया। मीन्स फ्रांस अपनी क्रांति की वजह से अपने देश में राजतंत्र शासन खत्म करने के बाद और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना जब इसने किया तो लोकतांत्रिक शासन स्थापना करने के बाद इसकी छवि पूरे यूरोपीय महाद्वीप में बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई थी, बहुत उच्च श्रेणी में पहुंच गई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा फ्रांस की सोसाइटी में। पहला है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, है ना। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी मीन्स दास प्रथा का उन्मूलन, है ना। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन। अब हम ये देखें कि स्लेवरी क्या है, दास प्रथा क्या है ना। तो दास प्रथा का मतलब क्या है कि उस टाइम के फ्रांस में, यानी कि जब फ्रांस में जो रेवोल्यूशन चल रही थी तो फ्रांस में पुराने समय से ये वहाँ का ट्रेडिशन था, वो यहाँ की एक कल्चर थी, या हम ये कहें कि वो यहाँ की एक परंपरा थी कि जो यूरोपियन कंट्री के लोग होते थे वो क्या करते थे, फ्रांस से लोगों को क्या करते थे, प्लांटेशन में काम करने के लिए लेके जाते थे, है ना। उसको क्या करते थे, वो बिना कोई भी वेक्स दिए हुए, बिना कोई मजदूरी दिए हुए काम करवाते थे। ठीक है, और लोगों को क्या करते थे, जो यूरोपियन कंट्री के लोग होते थे वे क्या करते थे, फ्रांस के जो पीपल्स होते थे उनको क्या करते थे, वो खरीद लेते थे, है ना। जैसे हमने क्लास 7 में पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी, है ना। स्लेव डायनेस्टी में पढ़ा था गुलाम वंश। वो क्या था, उसमें यही था कि एक राजा बहुत सारे लोगों को खरीद लिया और खरीदने के बाद उसको अपना गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाने के बाद राजा जो कहता था वही काम उन लोगों को करना पड़ता था। ठीक उसी तरीके से यूरोपियन कंट्री में भी क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्री के और जो लोग थे उन्होंने फ्रांस के लोगों को, है ना, फ्रांस के लोगों को उन्होंने खरीदा और उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद दोबारा उनको शिप्स में बैठाकर, जहाजों पे बैठाकर ले जाके किसी दूसरे देश में बेचते थे, जहाँ पे टी, कॉफी, शुगर, है ना, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्या थी, डिमांड थी, या इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्क होता था। वैसे जगहों पे उन गुलामों को ले जा करके बेचते थे। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो ये था कि फ्रांस में जो स्लेव, जो दास प्रथा थी, वो दास प्रथा कहीं ना कहीं
खत्म हो गई। यानी कि जो परंपरा पहले दास प्रथा के रूप में फ्रांस में चल रही थी, वो सिस्टम अब पूरी तरीके से क्या हो गया, फ्रांस में खत्म हो गया। सेकंड है इन द रूल ऑफ मोनार्ची। हम जानते हैं कि 1791 में जब जनरल असेंबली ने क्या किया, फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद क्या हुआ, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इस तरह से 1791 में फ्रांस ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना संविधान बनाया, तो संविधान बनाने के बाद फ्रांस में जो राजतंत्र व्यवस्था लागू थी, यानी कि फ्रांस में जो राजा का शासन था, जो किंग का शासन था, जो मोनार्ची कंट्री थी फ्रांस, अब मोनार्ची कंट्री के बदले वो किस कंट्री में बदल गई, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल गई, जहाँ पे अब उस पूरी कंट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, उस कंट्री के पीपल्स के पास, यानी उस देश के जनता के पास थी। जो कि डेमोक्रेसी की क्या है, एक फीचर भी है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फीचर क्या है, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पीपल्स का होता है ना। जैसे कि हमारे इंडिया में भी क्या होता है कि हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है उसमें यहाँ के पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से फ्रांस में भी क्या हुआ कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फ्रांस से मोनार्ची शासन को खत्म कर दिया गया, और मोनार्ची शासन को खत्म करने के बाद फ्रांस भी एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इस्टेब्लिश्ड द पीपल्स वेयर सोर्सेज ऑफ पावर। इट इस्टेब्लिश्ड द पीपल्स वेयर सोर्सेज ऑफ पावर, यानी कि जैसे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद है ना, ये चीज पता चल गया कि अब फ्रांस में जब रिपब्लिक कंट्री हो गया, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, तो यहाँ पे पीपल्स जैसा चाहे वैसा रूलिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है इट इस्टेब्लिश द पीपल्स वेयर सोर्सेज ऑफ पावर, यानी कि अब वहाँ पे फ्रांस में जो भी पावर्स थी, पावर्स के जो भी सोर्सेज थे वो किनके पास थे, पीपल्स के पास थे। किसके पास थे, पीपल्स के पास। यानी कि शासन करने के लिए जो भी सोर्सेस पावर्स थी, जो भी पावर ऑफ सोर्सेस थी वो किनके पास थी, अब पीपल्स के पास। यानी कि अब पीपल वहां पे डायरेक्ट रूप से, ठीक है, डायरेक्टली वहां पे रूलिंग कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस्टेब्लिश द ग्रेट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। इस्टेब्लिश द ग्रेट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जैसे फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बना, जैसे ही फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो डेमोक्रेटिक कंट्री की विशेषता क्या होती है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में भी आप लोगों ने इस वर्ड को देखा होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी मीन्स समानता, फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, बंधुता मीन्स भाईचारा। यानी कि जैसे ही फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री बनाया गया 1791 में, तो फ्रांस में क्या हुआ, कौन सी चीज इस्टेब्लिश हुई, वहां पे जो लिबर्टी की आइडिया है, इक्वलिटी की आइडिया और फ्रेटर्निटी की आइडिया वहां पे डेवलप हो गई। यानी कि फ्रांस के डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद फ्रांस में लोगों के अंदर स्वतंत्रता आ गई, सभी लोग स्वतंत्र हो गए, सभी के अंदर इक्वलिटी की फीलिंग्स आ गई, सभी लोग समान हो गए, और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, मीन्स सभी लोग भाईचारे के साथ एक साथ मिलकर के अब ये क्या होने लगे, फ्रांस में रहने लगे। नेक्स्ट है, इट गेव द टर्म ऑफ नेशन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट गेव द टर्म ऑफ नेशन। इट मीन्स हमने भी कुछ देर पहले बोला कि जैसे फ्रांस के लोगों ने अपने हार्ड लेबर की वजह से, है ना, मतलब बेस्ट थिंकिंग, हार्ड लेबर एंड हार्ड वर्क की वजह से जिस तरह से उन्होंने अपने कंट्री को मोनार्ची रूलिंग से इंडिपेंडेंट कराया, है ना, इस वजह से क्या हुआ, फ्रांस को एक नेशन के टर्म में देखा जाने लगा। अब ये माना जाने लगा कि फ्रांस के लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग्स है, फ्रांस के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो चुका है। और यही बात, इसी नेशन का जो टर्म है
ये जो नेशन है अब ये पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फैल गया है ना। और जिस तरह से अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, अब सभी देश के जो लोग थे यूरोप में और जितने भी देश थे उन सभी देश के लोग अब ये चाहते थे कि जिस तरह से फ्रांस के लोगों ने अपने आप को मोनार्ची रूलिंग से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, ठीक उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, फ्रांस की तरह ही अपने कंट्री से मोनार्ची रूलिंग को खत्म करके और अपने कंट्री को भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सोबरिंग इफेक्ट ऑन द मोनार्चीज इन द वर्ल्ड। सोबरिंग इफेक्ट ऑन द मोनार्ची इन द वर्ल्ड, जिस बुद्धिमता से सोबरिंग मीन्स क्या होता है, सोबरिंग मीन्स होता है बुद्धिमता, थॉट, जिस विचारों के साथ, जैसे विचारों की बदौलत फ्रांस के लोगों ने अपने आप को मोनार्ची शासन से क्या किया, मुक्त कराया, इंडिपेंडेंट कराया। अब यही सीख पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों में फैल गई कि जिस तरह से फ्रांस ने अपने आप को मोनार्ची शासन से क्या किया, इंडिपेंडेंट कराया, उस तरह से हम भी अपने आप को मोनार्ची शासन से इंडिपेंडेंट करा सकते हैं। फ्रांस के लोगों ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों को एक शिक्षा दी, एक सीख दी कि आप भी अपने हार्ड लेबर की वजह से अपनी कंट्री को क्या कर सकते हैं, मोनार्ची रूलिंग से इंडिपेंडेंट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल कुड सिलेक्ट देयर ऑक्यूपेशन। अब फ्रांस में जब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, जब फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद जो फ्रांस के जो पीपल्स थे है ना, वो क्या कर सकते थे, पीपल कुड सिलेक्ट देयर ऑक्यूपेशन। यानी कि जब फ्रांस एक मोनार्ची कंट्री था उस टाइम पे वहां के पीपल को अपने ऑक्यूपेशन का चुनाव करने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से फ्रांस में डेमोक्रेटिक कंट्री लागू हुआ, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री लागू हुआ, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के लागू होने के बाद वहाँ के जो पीपल हैं अब अपने ऑक्यूपेशंस का चुनाव अपने हिसाब से वो कर सकते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में हम किसी भी ऑक्यूपेशंस को चूज कर सकते हैं, कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इस ऑक्यूपेशन को ना चुने या आप इस फील्ड में मत जाइए या ये काम मत कीजिए। ठीक उसी तरीके से फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रांस के लोग भी फ्रांस के इंडिपेंडेंट होने के बाद, यानी कि फ्रांस के रिपब्लिक कंट्री होने के बाद, यानी कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के जो लोग थे वो अपने ऑक्यूपेशन का चुनाव कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेली लाइफ चेंज इन फ्रांस। यानी कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रेंच सोसाइटी इज चेंज, द फ्रेंच सोसाइटी चेंज्ड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड डेली लाइफ। फ्रांस की क्रांति खत्म होने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस की जो सोसाइटी है, फ्रांस का जो समाज है, अब ये क्या हो गया, इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई। कौन कौन सी चेंजिंग, सोशल चेंजिंग, पॉलिटिकल चेंजिंग, इकोनॉमिक चेंजिंग और डेली लाइफ। सोशल चेंजिंग, पॉलिटिकल चेंजिंग, इकोनॉमिक चेंजिंग और डेली लाइफ को चेंज करने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, बहुत सारे पोएम्स को लिखे, पत्र और पत्रिकाओं को लिखना उन लोगों ने शुरू किया और उनके अंदर जो भी फीलिंग्स थी उन फीलिंग्स को पूरे फ्रांस के लोगों के बीच उन्होंने क्या किया, डेवलप किया, है ना। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चीजें थी जो फ्रांस के क्रांति के खत्म होने के बाद फ्रांस की सोसाइटी पे इसका प्रभाव पड़ा और इन चीजों की बदौलत ही फ्रांस क्या हुआ, मोनार्ची कंट्री से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद वहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड क्या है, डेली लाइफ, यानी कि रोज की दिनचर्या में क्या हो गया, बदलाव आ गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि हमारे इस लेसन का बहुत ही लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक होगा। मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग एसएसटी की वीडियो को नहीं देख रहे हैं, है ना, ये बहुत गलत बात है।
ये जो आपको टाइम मिला है लॉकडाउन का, इस लॉकडाउन में आप बिल्कुल फ्री होके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज हमारे पास जैसा समय है, जो टाइम हमें आज मिला है वो टाइम हमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये क्लास 6, 7 या 8 नहीं है, अब आप लोग बोर्ड के लेवल पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है उस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है या मुझे किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ ये भी आप लोग मुझे बताइए, ताकि मैं इस चीज़ को या अपने इस हैबिट को इम्प्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक्स है आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बाबू प्लीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है कम से कम वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।